मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में ढेर सारे खुशियों की बरसात हो। क्या बात है, क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पर रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से रहा तो मुझे कहानी बीच में ही बंद करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे सपोर्ट करें और कहानी की रेटिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से 2 मिनट का टाइम ज़रूर निकालेंगे। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इधर सितारा कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। गलती की है मैंने, मैं मानती हूँ, लेकिन सज़ा दे सकते हो आप। यूँ मुझे बेचैन कर खुद भी कहाँ चैन से होंगे आप। उसने आकर्ष की शर्ट को देखते हुए कहा, जिसे धुलने के बाद वो प्रेस कर समेट कर रख रही थी। कदमों की आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकर्ष दरवाजे पर खड़ा था। उसे देख उसका गला सूखने लगा तो थूक गटक कर उसने उसे तर किया। पहले तो सितारा ने उसे मुस्कुराकर देखा, लेकिन जब उसका ध्यान उसकी नशीली आंखों पर गया तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव भर आए। वो उसकी तरफ जाती उससे पहले ही आकर्ष कमरे के अंदर आया, लेकिन उसके पास ना आकर सामने अलमारी की तरफ चला गया। उसने अलमारी को खोला और उसमें से एक शर्ट निकाल ली। सितारा दूसरी तरफ खड़ी उसे ही देख रही थी। उसने अपनी पहनी हुई शर्ट उतारी और अलमारी से निकाली हुई दूसरी शर्ट पहनने लगा, लेकिन वो दूसरी शर्ट पहनता उससे पहले ही सितारा उसके करीब आई और उसके हाथ से वो शर्ट लेकर बोली, ये वाली प्रेस नहीं की हुई है, आप इनमें से देखकर कोई पहन लीजिए। उसने टेबल पर रखी बाकी सारी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष हल्का सा व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसके सामने से हटा और फिर से अलमारी की तरफ बढ़ गया। इस बार उसने बेध्यानी में अपने जख्मी हाथ से अलमारी का दरवाज़ा खोला तो एक आह उसके होठों से निकली। क्या हुआ? कहते हुए सितारा भी उसके पास आई। उसके हाथ से फिर खून बहने लगा था, जिससे सितारा का ध्यान उसके हाथ की तरफ गया। उसके हाथ से बहता खून देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और घबराते हुए बोली, ये क्या हुआ? इतना खून और इतनी चोट लग गई आपको और आप ऐसे ही खड़े हैं, बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ से ही पता लग रहा था कि वो कितनी परेशान हो रही है उसे यूं देखकर। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास गई और कॉटन और दवाई का शीशी उठाकर वापस आकर्ष के पास आई। हड़बड़ाहट में उसने जल्दी से कॉटन पर दवाई लगाई और वो कॉटन आकर्ष के हाथ पर रखने को हुई, लेकिन आकर्ष ने उसके हाथ पर अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी तरफ देखने लगा। अरे कितना खून बह रहा है, हाथ दीजिए मुझे और पट्टी करने दीजिए, जल्दी देखिए ना, अपना हाथ दीजिए मुझे, वो बेचैन होते हुए बोली। लेकिन आकर्ष की नज़रें उसके होठों पर नहीं, उसकी आंखों पर थी। जितनी कपकपाहट उसके होठों पर थी, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उसकी आंखों में उसकी चोट देखकर था। उसकी आंखों में देखते हुए आकर्ष ने फिर से अलमारी के उस हत्थे पर अपना हाथ रखा और 2-3 बार जल्दी से उसे इतनी जोर से ऊपर नीचे किया कि इस बार पूरा हाथ खून से लाल होकर फर्श को भी लाल करने लगा। दर्द इस बार भी बहुत तेज हुआ उसे, लेकिन उसके होठों से आह तक नहीं निकले। आह निकली तो सितारा के होठों से। उसे इस तरह देखकर उसने अपने होठों को दर्द से भींच लिया और जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ को उस हत्थे से हटाते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है आपका? करना क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते कि दवा लगाऊं तो कम से कम खुद को और जख्म तो मत दीजिए। उसकी बात सुनकर फिर से आकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए, लेकिन कम से कम इतना भी पराया मत कीजिए कि अपने दर्द में भी मुझे शामिल ना कर सके। कहते हुए उसने फिर से आकर्ष का हाथ अपने हाथों में ले लिया और जल्दी से वो दवाई वाली खाटन उसके हाथ पर रख दी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। चोट से ज़्यादा दर्द तो आकर्ष को उसकी आंखों में आंसू देखकर हो रहा था, लेकिन अब वो खुद को पत्थर बना चुका था। उसकी आंखों में देखते हुए उसने एक बार फिर से सितारा का हाथ अपने हाथों से हटाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से उसे देखते हुए अपनी शर्ट लेकर कमरे से बाहर आ गया।
उसके जाने के बाद सितारा के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसने फर्श पर फैला हुआ खून देखा। ताकत है आप मेरी, इसलिए ना मैं खुद को कमज़ोर होने दूंगी और ना ही आपको। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको दर्द में नहीं देख सकती, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब ये जानती हूँ कि इस दर्द की वजह सिर्फ मैं हूँ। अगर गुस्सा है तो मुझसे गुस्सा जता लीजिए, लेकिन यूँ खामोश होकर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। दाई माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी तो आकर्ष उनके कमरे में चला गया और उनके बगल में जाकर बैठ गया। उसका एहसास अपने करीब पाकर दाई माँ ने आंखें खोली। तू ठीक तो है ना? दाई माँ ने उसे देखते हुए पूछा। तो आकर्ष फिर से व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कितना बदनसीब हूँ ना मैं, जिनकी ताकत बनना चाहता था उनकी ही कमज़ोरी बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, तू कल भी मेरी ताकत था और आज भी है। क्या हुआ अगर शरीर कमज़ोर है? जब बच्चे साथ हो तो हर तकलीफ़ सही जा सकती है, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और अगर तकलीफ़ मेरी वजह से है तो मैं वो तकलीफ़ को ही जड़ से मिटा दूंगा। आकर्ष ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर दाई माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिसे तू तकलीफ़ समझ रहा है तकलीफ़ नहीं है, वो खुशियाँ हैं, और खुशियाँ कभी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए उन्हें अपनी तरफ लाना पड़ता है, रास्ते बनाने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो तो हमें सब कुछ मिलता है। सफलता तुझे हर कदम पर मिल रही है तो सच्चा प्यार भी मिलेगा। बस थोड़ा सा उसे वक्त दे खुद को समझने का, वो ज़रूर तुझे समझेगी और तेरे प्यार को भी समझेगी। चलता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। आकर्ष ने उनकी बात सुनकर बात को टालते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि वो अभी दाई माँ से ऐसा कुछ कहे जिसे सुनकर उन्हें और ज़्यादा दुख हो। आप आराम कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, आकर्ष ने कहा और फिर बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी। हाल में बैठकर सितारा आकर्ष का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे काफ़ी वक्त हो गया था, वो वापस ही नहीं आया। तो वो चुपचाप किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगी। वो जानती थी कि उसके हाथ का खाना उसे बेहद पसंद है। जब भी वो परेशानी में होता तो सितारा हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ बनाती थी, जिसे खाकर उसकी सारी परेशानियां वो भूल जाता था। थोड़ी ही देर में उसने सारा खाना बनाकर रख दिया, लेकिन आकर्ष अभी तक वापस नहीं आया था। अभी 2-4 दिन पहले ही उसने अपना काम एक अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ऑर्डर और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए अब उसे कोई बड़ी जगह चाहिए थी। कुछ सोचते हुए सितारा ने दाई माँ को फ़ोन किया और वहाँ पर फ़ोन कर पूछा, लेकिन आकर्ष वहाँ पर भी नहीं था। बहुत परेशान कर रहे हैं आप ना, एक बार, बस एक बार मान जाइए, फिर देखना मैं कितना परेशान करूँगी आपको, उसने चिढ़ते हुए कहा और फ़ोन उठाकर साइड में पटक दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी तो वो बिना चप्पल डाले ही जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। एक गहरी सांस लेकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो नशे में धुत आकर्ष उसके ऊपर गिरने को हुआ, लेकिन फिर जल्दी से उसने खुद को संभाल लिया और दीवार पर जाकर लगा। नशे में धुत तो वो मुस्कुराते हुए सितारा को देखने लगा, लेकिन सितारा के चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा था। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसकी शर्ट को कॉलर से खींचते हुए बोली, ये क्या हाल बना रखा है आपने? सच में अक्ल घास चढ़ने गई है या फिर इसे भी इस शराब में डुबोकर पी गए हो? बेअकल तो मैं पहले था, अब तो मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ एक शराब ही है जो मेरा साथ देती है, मुझे समझती है और चाहे थोड़े वक्त के ही लिए सही मुझे सुकून देती है। आकर्ष ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा तो सितारा और ज़्यादा चिढ़ गई। उसे गुस्से में देखती हुई वो थोड़ा साइड हटी तो आकर्ष अंदर की तरफ आ गया। हाल में कोई भी नहीं था और दाई माँ का कमरा बंद देखकर आकर्ष समझ गया था कि दाई माँ सो रही होंगी, इसलिए वो खुद यूं ही किचन की तरफ चला गया। उसे किचन में जाते देख सितारा भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई तो उसकी हरकतें देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आकर्ष ने अपने हाथों में ब्रेड पकड़ा हुआ था और उस पर बटर लगा रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? कहते हुए वो उसके करीब गई और उसके हाथों से ब्रेड लेने लगी, लेकिन आकर्ष ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोला, दूर रहो मुझसे, अपना काम मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूर रहूँगी आपसे, लेकिन पहले इसे छोड़िए।
कहते हुए सितारा ने ज़बरदस्ती उससे ब्रेड और बटर ले लिया और गैस के पास जाकर उसके लिए खाना परोसने लगी। अभी वो खाना गर्म कर ही रही थी कि आकर्ष उसके पास आकर काउंटर से लगकर खड़ा हो गया। ये खाना किसने बनाया? आकर्ष ने खाने की प्लेट देखते हुए सवाल किया। मैंने, सितारा ने नॉर्मली जवाब दिया। किसके लिए? आकर्ष ने फिर से सवाल पूछा। आपके लिए, सितारा ने भी फिर से नॉर्मली जवाब दिया। किस हक से? इस बार आकर्ष ने अपनी नज़रें खाने पर नहीं बल्कि सितारा की नज़रों में नज़रें डालकर पूछा। तो सितारा ने अपनी नज़रें झुका ली। क्या बात? इस बार जवाब नहीं दिया या फिर होठ सिल गए? जानता था तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। खैर छोड़ो, खाना तुमने बनाया है तो तुम ही खाओ। मुझे परायों के हाथ से बना खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आकर्ष ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा और साइड में रखा ब्रेड और बटर उठाकर यूं ही वापस से फ्रिज में रख दिया। उसके द्वारा यूं पराया कहे जाने से सितारा को फिर से बहुत बुरा लगा। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। ना जाने क्यों अपना वो आकर्ष को कह नहीं सकती थी और उसके मुंह से अपने लिए पराया शब्द सुनना उसको गंवारा नहीं हो रहा था। आकर्ष वहाँ से चला गया तो सितारा ने जल्दी से किचन समेट दिया। उसने सोचा था कि आकर्ष को अच्छे से मना कर ही वो खुद उसके साथ खाना खाएगी, लेकिन जिस तरह से आकर्ष ने उससे बात की और उसे पराया कहा, उसके बाद खाना तो दूर, पानी का एक घूंट भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरने वाला था। वो यूं ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर आकर्ष के कमरे की लाइट जलते देख उससे रुका नहीं गया और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला था तो सीधा अंदर आ गई। आकर्ष वैसे ही कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर लेट गया था और अब उसकी आंखें भी बंद थी। क्या हाल बना लिया है आपने खुद का? ना जाने क्यों आप इतने ज़िद्दी हैं कि अपनी जिद के आगे कुछ अच्छा बुरा नहीं देखते। माना मैंने आपको नहीं समझा, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप भी तो वो नहीं समझ रहे। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा होता तो शायद हम दोनों बहुत पहले ही मिल चुके होते, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी एक खाली किताब की तरह है जिस पर किसी भी तरह की स्याही शब्दों को नहीं बिखेर सकती। उसकी किस्मत में सिर्फ कोरे कागज़ ही रहेंगे, सितारा ने उसे देखते हुए कहा और उसके करीब आकर उसके जूते उतारने लगी। नशा उस पर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो अपने जूते उतारे बिना ही बिस्तर पर लेट गया था। लेकिन जैसे ही सितारा ने उसके पैरों को छुआ, आकर्ष ने अपने पैर साइड कर लिए और उठकर बैठ गया। ये क्या कर रही थी तुम? आकर्ष के पूछने पर सितारा एकदम हड़बड़ा गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आकर्ष जाग रहा होगा। उसकी आंखें बंद देख वो सोच रही थी कि शायद ज़्यादा नशा होने के कारण वो सो चुका होगा। मैं तो बस जूते उतार रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा और इधर उधर देखने लगी। क्यों, तुम लोगों के जूते उतारने का काम करती हो? आकर्ष ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, जो पसीने से बिल्कुल भर चुका था। नहीं, सितारा ने सहमे हुए सर हिलाकर ना में जवाब दिया। क्या तुम्हें लोगों के जूते उतारने में मज़ा आता है? सितारा ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। क्या मैंने तुम्हें अपने जूते उतारने के लिए कहा? तो इस बार भी सितारा ने सिर्फ अपना सिर ना में हिला दिया। तो आकर्ष फिर से व्यंग से मुस्कुराया और बोला, फिर किस हक से मेरे प्रति अपनी ये जिम्मेदारी निभा रही हो? तुम सही हो, अगर करीब आता हूँ तो कहती हो मुझ पर आपका कोई हक नहीं, लेकिन जब तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे करीब आकर मुझे तड़पाती हो और फिर यूं ही तड़पता छोड़ अपनी नज़रें फेर लेती हो। मुझसे सवाल करती हो, मुझे जवाब देती हो, लेकिन जब मैं सवाल करूं तो अपनी खामोशी दिखाकर मुझे खामोश कर देती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? आकर्ष ने हंसते हुए पूछा। उसके इस रवैये से सितारा की आंखें नम हो गई, लेकिन गलती तो आकर्ष की भी नहीं थी। वो खुद ही तो उसे बार बार उससे दूर जाने के लिए कहती थी, और अब जब वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है तो क्यों उसके करीब आकर वो उसे परेशान कर रही है? उसने एक पल आकर्ष को देखा और फिर बिना कोई उसे जवाब दिए कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद कमरे से चीज़ें टूटने की आवाज़ें आती रही और दरवाजे से लग कर खड़ी वो हर टूटती चीज़ के साथ बस सिसक कर रह जाती। ना उसके रोने का सिलसिला खत्म हुआ, ना अंदर से चीज़ों के टूटने की आवाज़ों का। आकर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो काबू किस पर करे, अपने इश्क पर या अपने गुस्से पर।
उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उस पर क्या हावी हो रहा है, शराब का नशा या उसके इसका सुरूर। काफ़ी देर तक आकर्ष अपने कमरे में रखी चीज़ें तोड़ तोड़ कर अपना गुस्सा निकालता रहा, लेकिन उन चीज़ों के टूटने से ज़्यादा इस वक्त आकर्ष का दिल टूटा हुआ था, जिसकी वजह से आंसू सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, सितारा की आंखों में भी थे। कहीं ना कहीं वो भी आकर्ष से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने अपने दिल को इजाज़त नहीं दी थी। इस एहसास को स्वीकार करने की बहुत सी उलझनें थी उसकी ज़िंदगी में, जिन्होंने उसके पैरों को जकड़ कर रखा था। अब ना ही उसके कदम आकर्ष की तरफ जा सकते थे और ना ही वो अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझा सकती थी। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर वो काफ़ी देर तक खड़ी सिसकती रही। उसका सिसकना आकर्ष को भी सुनाई दे रहा था, लेकिन अगर सितारा खुद को पत्थर बना सकती है तो मोम तो आकर्ष भी नहीं था। अगर सितारा ने खुद को कठोर बना लिया था तो पिघलने वाला तो आकर्ष भी नहीं था। जब उसके कमरे में आवाज़ आनी बंद हो गई तो सितारा समझ चुकी थी कि वो अब सो चुका है। उसने एक बार कमरे में झांक कर देखा तो आकर्ष बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर आई और उसे देखने लगी। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में जा चुका है तो उसने उसके जूते उतारे और साइड में रख दिए। धीरे धीरे सितारा ने उसका पूरा कमरा साफ कर दिया था। कांच का एक टुकड़ा उठाते वक्त उसे गहरी चोट लग गई, लेकिन फिर भी उसने आवाज़ तक नहीं की और ना ही अपनी आंखों से आंसू बहने दिया। इन चोटों से तो कोई फ़र्क उसे पड़ता ही नहीं था। जो दर्द उसने अपनी ज़िंदगी में झेला था, उसके आगे अब कोई भी दर्द मायने नहीं रखता था। अगर इंसान जिंदा हो तो उसे हर छोटी बड़ी चोट से फ़र्क पड़ता है, उसे दर्द होता है, लेकिन जब इंसान जीते जी एक लाश बन जाए तो फिर चाहे जिस्म पर कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो इंसान उफ तक नहीं करता। थोड़ी ही देर में सितारा ने आकर्ष का कमरा अच्छे से साफ कर दिया था। वो अपने बेड पर सिकुड़ कर सो रहा था तो सितारा ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और फिर खुद जाकर अपने कमरे में दाई माँ की बगल में लेट गई। अगली सुबह जब आकर्ष की नींद खुली तो खुद की हालत और कमरे की सफाई देखकर वो समझ चुका था कि एक बार फिर से सितारा ने वही किया जो वो हमेशा से करती आई है। वो नशे में धुत था, उसे संभालने वाली उसके साथ ही थी, साथ भी थी और पास भी थी, लेकिन उसकी नहीं थी। सोचते हुए वो व्यंग से मुस्कुराया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया, जिसे भुलाने के लिए हमने मैखाने खाली कर दिए। जुल्म तो देखो, नशे में सबसे ज़्यादा याद उस जालिम की ही आई। सितारा ने हर तरफ से सफाई कर दी थी, लेकिन एक जगह थी जो वो शायद साफ करना भूल गई थी। जब उसको कांच लगा था तो वो भागती हुई वॉशरूम में अपना हाथ धोने आई थी, जिससे उसके हाथ से खून के छींटे नीचे गिर गए थे। जल्दबाजी में वो उन्हें साफ करना भूल गई थी। खून के धब्बे को देखकर आकर्ष को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आया कि हमेशा वो ऐसी चीज़ें करता है जिससे तकलीफ सितारा को होती है। अगर वो उन कांच की चीज़ों को तोड़ता ही नहीं तो वो सितारा को नहीं चुभते और ना ही उसे दर्द होता। क्यों वो जाने अनजाने उसके दर्द का कारण बन जाता है। पहले ही वो उसे उसका अतीत भुलाकर आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर वो इसे यूं परेशान कर उसकी तकलीफ़ों को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसने वक्त देखा तो अभी 5 बजे थे। सारा काम करने के बाद ही सितारा सोई होगी, तो शायद वो अब तक सो रही होगी। ये सोचकर आकर्ष उसके कमरे में आया। दाई माँ वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ सितारा ही बेड पर सोई हुई थी। तो आकर्ष बेड के करीब आया और सितारा के हाथ को देखने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सितारा ने अपना जख्म खुला ही छोड़ा हुआ था, ना ही कोई दवा लगाई थी और ना ही कोई पट्टी की थी। उसने एक पल उसे गुस्से में देखा और फिर अपनी मुट्ठी में से बैंडेज निकाली और सितारा के हाथ पर लगा दी। नींद में होने की वजह से वो थोड़ी कुनमुनाई, लेकिन आकर्ष ने उसका सिर सहलाया तो वो फिर से सो गई। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द ने अपनी जगह बनाई हुई थी। कोई उसे देखे, उसके साथ रहे तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता था कि उस लड़की को कोई भी दुख या तकलीफ होगी। वो सबसे हंसकर बात करती, हर किसी का जवाब बेहद प्यार से दिया करती, लेकिन जिसने दर्द को बर्दाश्त किया हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में जीत से बड़ी हार देखी हो, मुस्कुराहट से ज़्यादा आंसू देखे हो, रोशनी से ज़्यादा अंधेरा देखा हो, वो उसके चेहरे की रौनक के पीछे छिपा मायूसी से भरा दिल साफ देख सकता था और आकर्ष उसकी आवाज़ की खनक से ज़्यादा उसकी खामोशी समझता था।
उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसने उसकी उस अदा को चाहा था जिसकी बदौलत वो अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपा देती थी। खिड़की में से हल्की-हल्की सूर्य की किरणें आने लगी तो आकर्ष ने जाकर पर्दे लगा दिए। किसी को हक नहीं तुमसे तुम्हारा सुकून छीनने का, चाहे फिर वो ये कायनात ही क्यों ना हो। तुम मानो ना मानो लेकिन आकर्ष कपूर तुम्हें बेहद चाहता है और तब तक चाहता रहेगा जब तक उसके दिल में धड़कन है। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए सितारा को देखकर कहा, इस दिल की धड़कन भी अब तुम ही हो और इस दिमाग पर चढ़े इसका सुरूर भी तुम हो। तुम वो नशा हो जिसके सहारे अब मैं जिंदा हूँ। तुम मेरा इश्क हो, तुम्हारा इश्क मेरा सुरूर है और ये सरूर मेरा नशा है। कहते हुए आकर्ष उसके ऊपर झुका और उसके बालों को हल्के से चूम लिया। थोड़ी सी बेचैनी सितारा को हुई, लेकिन ये बेचैनी चैन से भरी हुई थी। जो चेहरा दर्द से लिपटा हुआ था अब उस पर सुकून के भाव थे। अगर तुम ज़िद्दी हो तो तुम्हारा ये दीवाना तुमसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर तुम्हारे ही लबों से इसका इजहार ना करवा दिया तो मेरा नाम भी आकर्ष कपूर नहीं। उसके उस हसीन चेहरे को देखते हुए आकर्ष ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गया। दाई माँ जो किचन में चाय बना रही थी उन्होंने आकर्ष को देखा तो उसे चाय दिया और फिर एक कप चाय सितारा के लिए लेकर उसके कमरे में आ गए। वो सितारा को जगाने को हुई पर आकर्ष ने आकर उन्हें ना का इशारा किया और उसे सोने देने को कहा। दाई माँ भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी बेहद खुश थी। चाहे दोनों अभी एक साथ नहीं थे लेकिन अलग भी नहीं हुए थे। खुद से पहले एक दूसरे का सोचना तो उन दोनों की आदत थी। आकर्ष जल्दी से तैयार हुआ और अपने काम के लिए निकल गया। आज उसके कैटरिंग के काफ़ी सारे ऑर्डर थे जिनमें वो काफ़ी बिजी रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 2 घंटे बाद सितारा की आंख खुली तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और आकर्ष के कमरे की तरफ भागी। बेख्याली में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दाई माँ उसे देख रही होंगी। आकर्ष का कमरा खाली देख उसका चेहरा मायूस हो गया, लेकिन उसे यूं देखकर दाई माँ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। एक शांति थी उनके दिल को कि अब उनके दोनों बच्चों को उनके हिस्से की खुशियाँ मिलने वाली हैं। जिसे तुम्हारी नज़रें ढूंढ रही है वो तो कब का तुम्हें अपनी नज़रों में बसाकर काम पर चला गया। दाई माँ की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। दाई माँ उसके बारे में क्या सोच रही होंगी ये सोचकर ही अब उसका मन बैठा जा रहा था। मैं तो तुझे बहुत पहले ही उठाने जा रही थी लेकिन आकर्ष ने मना कर दिया, इसलिए मैंने भी सोचा बाद में खुद उठ जाओगी। अब तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कहते हुए दाई माँ मुस्कुराकर वहाँ से चली गई तो सितारा ने एक ठंडी सांस ली। शुक्र है उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया, नहीं तो उसके लिए उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाता। सितारा अपने कमरे में वापस आई तो उसका ध्यान उसके हाथ में लगे बैंडेज पर गया। उसे समझ आ गया था कि ये किसी और ने नहीं आकर्ष ने ही लगाया है। इसका मतलब वो उसके कमरे में आया था और उसने उसकी चोट लगी हुई देखी थी। गुस्सा चाहे जितना मर्जी हो लेकिन फिर भी वो उसकी बहुत परवाह करता था। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जब तक वो नहाकर बाहर आई तब तक दाई माँ ने चाय के साथ साथ उसके लिए नाश्ता भी बना दिया था। सितारा नाश्ता करने आ तो गई थी लेकिन उसने अभी तक प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया था। वो बस यही सोच रही थी कि आकर्ष ने खाना खाया होगा या नहीं, उसका गुस्सा ठंडा हुआ होगा या नहीं, क्योंकि गुस्से में तो वो पानी का घूंट तक नहीं पीता। खाना खाना तो दूर की बात है और इतने गुस्से में वो काम पर गया है तो वहाँ पर उसके गुस्से को संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। चाय नाश्ता करके गया है वो और कह रहा था दोपहर का खाना वहीं से खाएगा। सितारा को सोच में गुम देखकर दाई माँ ने कहा तो वो एकदम से झेप गई और अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया और दाई माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी। उसे दोपहर होने तक का इंतज़ार था ताकि आकर्ष को लंच के बहाने कैटरिंग हॉल में जा सके। उसने दोपहर का लंच बनाया और एक डिब्बे में पैक कर लिया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी दाई माँ से इजाज़त लेने की। लेकिन उसकी दुविधा को देखते हुए दाई माँ ने खुद ही उसे टिफ़िन लेकर आकर्ष को लंच देकर आने के लिए कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से बिल्डिंग के बाहर आकर कैटरिंग हॉल तक का ऑटो लिया और उसमें बैठ गई।
करीबन 15 मिनट बाद ही वो वहाँ पहुँच गई थी। करीबन लोग उसे जानते थे, इसलिए वहाँ पर वो बिल्कुल भी और असहज नहीं हुई। उसने वहाँ काम करने वाली एक वर्कर से आकर्ष को पूछा। उसने साइड में बने ऑफिस की तरफ इशारा किया तो वो सीधा वहीं चली गई। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष को उसके आने का पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि अभी अभी उसने दाई माँ से फ़ोन करके उसके बारे में पूछा था। उसने जानबूझकर पहले ही कैटरिंग में काम करने वाली एक लड़की नेहा को अपने ऑफिस में बुलाया। उसे प्लेट में खाना लगाकर देने को बोला। नेहा ने उसके लिए खाना लगा दिया तो आकर्ष ने जानबूझकर सितारा को चिढ़ाने के लिए नेहा को भी साथ में ही खाने का ऑफर दिया, तो नेहा झट से मान गई, क्योंकि आकर्ष के साथ खाना खाना तो उसके लिए एक सपने जैसा था। भले ही आकर्ष एक नॉर्मल स्टेटस वाला था, लेकिन उससे पहले जो आकर्ष था उसके लिए तो लड़कियां एक नज़र देखने के लिए भी घंटों इंतजार करती थी। उसकी दिलकश मुस्कान तो अभी भी कईयों की जान लेने वाली थी। सितारा को ऑफिस के अंदर आते देख आकर्ष ने जल्दी से रोटी का निवाला बनाया और नेहा की तरफ बढ़ा दिया। उसके इस तरह खाना खिलाने से तो नेहा बावली ही हो गई और मुस्कुराकर निवाला खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लेकिन उन्हें ऐसे देखकर सितारा का तन मन जल उठा। इनकार लबों पर था, लेकिन दिल तो बहुत पहले ही आकर्ष को अपना मानने लगा था। उन्हें इतना करीब और यूं एक दूसरे को खाना खिलाते देख उसे बहुत बुरा लगा। आंखों में आंसू बेशक नहीं आए, लेकिन दिल रो उठा था। आकर्ष ने उसे चौंक कर देखा, जैसे उसके आने का उसे बिल्कुल भी पता ना हो। लेकिन उसके बाद उसने फिर से नेहा को खाना खिलाना जारी रखा तो सितारा का चेहरा बिल्कुल मायूस हो गया। ये सब देखकर वो आगे बढ़ी और अपने हाथ में पकड़ा टिफ़िन टेबल पर रखते हुए बोली, आपके लिए खाना लेकर आई थी, अगर मन हो तो खा लीजिएगा। सिर्फ खाना देने आई थी? आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सिर्फ खाना देने, सितारा ने कहा और पलटकर वहां से जाने लगी। नेहा, ये टिफ़िन बाहर ले जाओ और रमेश काका को खाने के लिए दे देना। सितारा के बाहर जाने से पहले ही आकर्ष ने नेहा को कहा तो सितारा के कदम एक पल के लिए रुक गए। बेहद बुरा लगा उसे, लेकिन फिर भी उसने पलटकर कुछ नहीं कहा और बाहर आ गई। काश तुमने खाना देने नहीं खाना खिलाने आई हूँ कहा होता, आकर्ष ने उसे जाते देख मन ही मन कहा। सिर्फ खाना देने नहीं खाना खिलाने आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरे अलावा आपको किसी और के हाथों से खाना खाना भी अच्छा लगेगा। सितारा ने अपनी नम आँखों के साथ कैटरिंग हॉल में से बाहर आते हुए कहा। आकर्ष उसे खिड़की से बाहर ऑटो में बैठते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ ख्याल आया तो वो जल्दी से अंदर की तरफ भागा। रमेश काका भी उस टिफ़िन को खोलने ही जा रहे थे कि आकर्ष ने जल्दी से उनके हाथों से वो टिफ़िन लिया और बड़बड़ाते हुए बोला, आप कुछ और खा लीजिए, अब ये टिफ़िन मुझे चाहिए। आगे उनका जवाब सुने बिना ही वो वापस अपने ऑफिस में आ गया, जहाँ पर नैना मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आकर्ष के कहने पर वो पहले रमेश काका को टिफ़िन देने बाहर चली गई थी। आकर्ष को देख उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आकर्ष ने खाने की प्लेट उठाई और उसके हाथ में पकड़ा कर बोला, लिपस्टिक होठों पर लगाने के लिए होती है, दांतों पर लगाने के लिए नहीं। मेकअप उतना ही किया करो जितने की ज़रूरत हो, ज़्यादा मेकअप चेहरा निखारने की बजाय बिगाड़ देता है। तो नेहा ने छोटा सा मुँह बनाकर उसकी तरफ देखा। मुंह बनाने की जगह बाहर जाकर खाना बनाओ, नहीं तो छुट्टी दूंगा नहीं बल्कि छुट्टी कर दूंगा, आकर्ष ने सख्ती से कहा तो नेहा वहां से गायब ही हो गई। उसके जाने के बाद आकर्ष ने जल्दी से वो टिफ़िन खोला तो सारा खाना अपनी पसंद का देखकर वो समझ गया था कि ये सारा खाना सितारा ने उसके लिए बनाया है। एक एक निवाला उसने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं, अपने दिल की भूख मिटाने के लिए खाया, जो भूख खाने की नहीं सिर्फ प्यार की थी, क्योंकि सितारा के हाथ से बना सारा खाना श्वास से ज़्यादा प्यार से भरा था। इधर सितारा जब घर वापस आई तो उसका मूड बेहद ख़राब था। वो सीधा अपने कमरे में गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बार बार उसकी आंखों के सामने आकर्ष और नेहा को इस तरह प्यार से खाना खिलाना याद आ रहा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह चिढ़ जाती। उसने पास में ही रखा एक छोटा सा टेडी उठाया और उसे फर्श पर दे मारा और खींचकर बोली, जब उन पर मेरा कोई हक ही नहीं है तो मुझे किस वजह से इतना बुरा लग रहा है? उनकी ज़िंदगी, वो चाहे जैसे मर्जी जिए,
जिसकी मर्जी करीब आए, मुझे क्या। जब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो उन्हें किससे रिश्ता बनाने से रोकने वाली मैं कौन होती हूँ। वो चाहे एक को खिलाएं या 10 को, मुझे क्या है। इतना कहकर वो 2-4 पलों के लिए शांत हुई और फिर दोबारा से बुरी तरह से खींच गई। उसने जाकर वो टेडी उठाया और उसे अपने सामने करते हुए बोली, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं जानती हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मुझे बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष अपना काम देख रहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। सामने वाले ने उससे कुछ बात की और फिर पूछा, सर बिलिंग किसके नाम करनी है। तो आकर्ष के लबों से सिर्फ एक ही नाम निकला, सितारा। सितारा यूं ही खींच कर तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई तो थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। उसने वक्त देखा तो वो एकदम हड़बड़ाती हुई उठी और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। आकर्ष अभी तक आया नहीं था क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। सितारा ने दाई माँ को देखा, वो भी घर पर नहीं थी, शायद काम से कहीं बाहर गई थी। उसने खुद के लिए चाय बनाने की सोची, लेकिन किचन में जाने से पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजी तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। फ्लैट की 2 चाबियां थी, एक आकर्ष अपने साथ लेकर जाता था और दूसरी शायद दाई माँ ले गई थी। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में छोटा सा बॉक्स था, शायद फ़ोन जैसा कुछ था। उस डिलीवरी बॉय ने सितारा नाम लिया तो सितारा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, हाँ कहिए, मैं ही हूँ सितारा, ये आपके लिए। कहते हुए उस डिलीवरी बॉय ने सितारा के हाथों में वो बॉक्स पकड़ा दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। सितारा ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक वो लड़का लिफ्ट के अंदर जा चुका था। सितारा ने हैरानी से वो बॉक्स देखा और फिर दरवाज़ा लगाकर अंदर आ गई। वो उस बॉक्स को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे देख देख कर उसे एक्साइटमेंट भी हो रही थी। थोड़ी देर वो यूं ही उस बॉक्स को देखती रही, फिर उसे एक तरफ रख चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय पीने के दौरान भी बार बार उसकी नज़र उस बॉक्स पर चली जाती। आखिर में वो हार मानकर उस बॉक्स को खोलने लगी। उसमें एक न्यू ब्रांडेड फ़ोन था जिसकी कीमत कम से कम 60-70 हज़ार होगी। कुछ पल तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस फ़ोन को देखती रही और फिर उसका ध्यान उस बॉक्स में रखे एक लेटर पर गया तो वो जल्दी से उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगी। बहुत मन से लिया है तुम्हारे लिए, कभी कभी यूं ही मन करता है तुम्हारी आवाज़ सुनूं, तुम्हें देखूं, और जब तुम कहीं बाहर जाती हो तो चिंता होती है तुम्हारी, इसलिए सोचा एक फ़ोन तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। उम्मीद है पसंद आएगा, ना भी पसंद आए तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, गिफ्ट देने या लेने के लिए हक होना ज़रूरी नहीं होता। उस लेटर को पढ़ने के बाद सितारा समझ गई थी कि ये फ़ोन आकर्ष ने ही भिजवाया है। उसके बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्द ही उसके गुस्से ने उस मुस्कुराहट को अंदर ही दबा दिया। उसने वो फ़ोन दोबारा से पैक किया और जाकर आकर्ष के कमरे में रख आई। जिसे इतने प्यार से खाना खिला रहे थे, फ़ोन भी उसे ही दे देना। उसने एक छोटे से कागज़ पर लिखा और उस बॉक्स पर चिपका दिया। अब ये गुस्सा था या जलन, लेकिन जो भी था बेहद प्यारा था। मुंह बिगाड़ते हुए वो कमरे से बाहर आई और रात के खाने की तैयारियां करने लगी। थोड़ी ही देर में आकर्ष ने आकर डोरबेल बजाई और सितारा के गेट खोलने पर वो बिना उसकी तरफ देखे अपने कमरे की तरफ चला गया। वो जानता था कि अगर सितारा ने फ़ोन नहीं लिया होगा तो चुपचाप उसके कमरे में ही रखा आई होगी। बेड पर रखे फ़ोन को देख उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था कि इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं, सिर्फ जलन है, जो उस लेटर को पढ़ने के बाद बिल्कुल कन्फर्म हो चुका था। उसने उस बॉक्स को साइड में रखा और अलमारी से अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। सितारा बार बार चोर नज़रों से उसके कमरे की तरफ देखती, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो सितारा जल्दी से किचन के अंदर आई और ख़ुद को ऐसे दिखाया जैसे ना जाने वो कुकिंग करने में कितनी ज़्यादा डूबी हुई हो। आकर्ष भी किचन में आया और काउंटर से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, लेकिन सितारा में एक नज़र भी उसे नहीं देखा तो उसने चुपचाप अपना हाथ काउंटर की तरफ बढ़ाया और फ़ोन का बॉक्स वापस से उसके सामने रख दिया। जिसको खाना खिलाया था उसके पास पहले से ही फ़ोन है तो उसे देने का क्या फ़ायदा, आकर्ष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा।
तो सितारा ने बिना उसकी तरफ देखकर ही वो बॉक्स वापस से उसकी तरफ सरका दिया और बोली, एक के पास है, सबके पास तो नहीं है ना, किसी और को दे दीजिएगा। मुझे सबसे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ एक से मतलब है और उसे ही लेकर दिया है, कहते हुए आकर्ष ने फिर से वो बॉक्स उसकी तरफ सरकाया। गिफ्ट को मना नहीं करते, लेकिन मुझे किसी से कोई गिफ्ट ही नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए कि तुम्हारे पास वो हर चीज़ हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। आपको मेरी ज़रूरत से क्या मतलब है? बहुत मतलब है, सिर्फ ज़रूरतों से ही नहीं, आगे चलकर सारे शौक़ और ख्वाब भी तुम्हारे मैं ही पूरे करूँगा। आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूरा नहीं करवाना, ना ही जिम्मेदारियां, ना ही शौक और ना ही कोई ख्वाब। जिससे ये जिम्मेदारियां किसी को सौंपी जाती है वो हक मुझे आपको नहीं देना। हक मांग ही कौन रहा है? तुम मेरी हो, तुमसे जुड़े हक भी मेरे पास हैं। मांगने की आदत आकर्ष कपूर की नहीं है। और तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो मिसेज आकर्ष कपूर, प्यार से बात मैं सिर्फ तब तक ही करता हूँ जब तक मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन जब बार बार कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं इंसान और चीज़ दोनों को तोड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाता। कहते हुए उसने बॉक्स में से फ़ोन उठाया और ज़ोर से फेंकने को हुआ, लेकिन तभी सितारा एकदम सहमे हुए चिल्लाई, हाँ मुझे चाहिए फ़ोन, ले रही हूँ, प्लीज़ फेंकना मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसकी हाँ सुनकर आकर्ष के लबों पर एक दिलकश मुस्कान बिखर गई, लेकिन सितारा वो मुस्कान नहीं देख पाई क्योंकि डरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिम कार्ड डाला हुआ है, मेरा नंबर सेव कर चुका हूँ, दाई माँ का नंबर तुम खुद सेव कर लेना। उसकी बात पर सितारा ने धीरे से आंखें खोलते हुए उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर वो खींच गई। किस तरह उसे बेवकूफ़ बनाकर उसने उसे मना लिया और कैसे ये बंदा अपनी हरकतों से हर बार उसकी जान लेने पर तुला हुआ है, ये सोचकर ही वो और ज़्यादा चिढ़ गई थी। वो घूरते हुए उसे देखने लगी तो आकर्ष उसके करीब आया और धीमे से बोला, वैसे तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसा लगा। चेहरा नीचे कर सितारा ने फ़ोन देखा और बोली, अच्छा है तो। आकर्ष उसके और ज़्यादा करीब हुआ और बिल्कुल उसके कानों के पास अपने होठ लाते हुए बोला, मैंने फ़ोन के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुमसे तुम्हारे नए नाम के बारे में पूछा है, मिसेस सितारा आकर्ष कपूर। उसके इस तरह करीब आने से और उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए सितारा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी आकर्ष की नज़रों से नज़रें मिलाने की और उसे कुछ जवाब देने की। वो यूं ही खामोश खड़ी रही तो आकर्ष फिर से उसके करीब आया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, जानता हूँ अच्छा लग रहा होगा लेकिन मानोगी नहीं, पर यकीन करो तुम्हारा ये ज़िद्दीपन मेरी ज़िद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसकी बात सुन सितारा ने हल्की सी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आकर्ष ने जल्दी से उसके हाथों से फ़ोन लेकर उस फ़ोन में उन दोनों की एक तस्वीर ले ली। सितारा हैरानी से उसे देखती रह गई। इतने में आकर्ष ने वो तस्वीर फ़ोन के वॉलपेपर पर सेट कर दी और फिर से फ़ोन सितारा के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, जल्द ही ये तस्वीर शादी की तस्वीरों में बदलेगी। उस तस्वीर को देखते हुए सितारा की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाल कर सच्चाई की आग में झुलसा दिया हो। दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ आकर्ष वापस से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन उसके पीछे से सितारा के कानों में सिर्फ एक शब्द ही गूंजता रहा, शादी, जिसे सोच सोचकर वो कांपने लगी। पूरा चेहरा पसीने से भर गया और वो यूं ही निढाल होकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। अपनी बात कहकर आकर्ष तो एक मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन पीछे सितारा का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था और वो था शादी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था और वो यूं ही निढाल होकर फर्श पर बैठ गई। जल्द ही ये तस्वीर शादी की तस्वीरों में बदलेगी। आकर्ष की कही बात सितारा के कानों में लगातार गूंज रही थी। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से चल रही थी। कांपते हुए उसने अपने हाथ अपने कानों पर रखे और अपनी चीख अपने अंदर ही दबाते हुए बोली, नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी मुझे कोई शादी, सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है।
क्या गलत हो रहा है गुड़िया? उसके कानों में जब दाई माँ की आवाज़ गूंजी, उसने चेहरा ऊपर करके देखा तो सामने किचन के दरवाजे पर दाई माँ खड़ी थी। वो उसे यूं नीचे बैठे देख हैरान थी। सितारा ने भी चौंकते हुए उन्हें देखा। दाई माँ जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ गुड़िया? तू ऐसे नीचे फर्श पर क्यों बैठी है और क्या गलत हो रहा है? उसे यूं परेशान देख दाई माँ भी डर गई थी। इस वक्त सितारा बहुत ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी। सितारा उन्हें यूं ही देखती रही और फिर झटके से उनके गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ गुड़िया? तू मुझे बता। आकर्ष ने कुछ कहा तो उससे? मैं डांटूंगी उसे, मैं समझाऊंगी उसे कि तुझे बेवजह परेशान मत किया करे। तू चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। अगर उसने तुझे परेशान किया तो एक थप्पड़ लगाऊंगी उसे। नहीं अम्मा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप कुछ मत कहिएगा उनसे। सितारा उनसे अलग होकर उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, पर फिर तू इतना रो क्यों रही है? कम से कम मुझे बता तो सही, अम्मा ने फिर से उससे पूछा। लेकिन जवाब देने के बजाय आगे से सितारा हल्का सा मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट में कितना दर्द था ये सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसके पास एक नेक दिल हो। क्या फ़र्क पड़ता है रोने से अम्मा? आंसू ही तो हैं, बह जाते हैं तो आंखें साफ हो जाती हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम ये आंसू महसूस तो करवाते हैं कि हम इंसान हैं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और खड़ी होकर किचन से बाहर चली गई। अम्मा तो बस उसकी बात का मतलब समझते रह गई। थोड़ी देर बाद आकर्ष अपने कमरे से बाहर आया। दाई माँ को किचन में अकेले देख उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि सितारा हमेशा रात का खाना उनके साथ मिलकर बनाती थी। लेकिन फिलहाल उसने दाई माँ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठकर फ़ोन पर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दाई माँ ने उसे खाना खाने के बुलाया, तब भी सितारा वहाँ नहीं थी। उसने दाई माँ से पूछा तो उन्होंने साफ साफ उसे सारी बातें बता दी। अब आकर्ष को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी देर से उसके बारे में पूछा क्यों नहीं। उसने सितारा का रूम नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और काफ़ी देर नॉक करते रहने के बावजूद भी सितारा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब दाई माँ को भी चिंता होने लगी थी। उन्होंने सोचा था कि अगर वो उसे कुछ वक्त डिस्टर्ब नहीं करेंगी तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। आकर्ष को भी काफ़ी चिंता होने लगी थी, कहीं उसका ज़बरदस्ती करना सितारा को तकलीफ़ ना पहुंचा दे। ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी। वो लगभग 5 मिनट यूं ही गेट थपथपाते रहा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला तो हार कर उसने दरवाजे को धक्का लगाना शुरू कर दिया। अंदर वाले कमरे की चाबी सितारा के पास ही होती थी, इसलिए चाबी ढूंढना व्यर्थ था। आकर्ष के 4-5 धक्कों में ही दरवाज़ा खुल गया तो वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ा। दाई माँ भी उसके पीछे पीछे ही अंदर आई। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सितारा बेसुध सी नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। जगह जगह उसने खुद को नोच रखा था और आंखें बंद थी, लेकिन आंसुओं के निशान गाल पर छपे हुए थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो बेइंतहा रोई होगी। उसे इस हालत में देखकर आकर्ष का दिल तो धक से रह गया। उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो और उसे यूं ही तड़पता छोड़ दिया हो। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। सितारा सितारा कहते हुए उसने सितारा को उठाने की कोशिश की। वो लगातार उसके गाल थपथपा रहा था, लेकिन सितारा बेहोश थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। दाई माँ जल्दी से जाकर पानी का गिलास लेकर आई और उसके चेहरे पर छींटे मारने लगी। सितारा ने हल्की सी अपनी आंखें खोली और होठ फड़फड़ाए तो आकर्ष ने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर जल्दी से थोड़ा पानी पिलाया। क्या हुआ गुड़िया? तू ठीक तो है ना बेटा? कुछ तो बोल। दाई माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे इस हालत में देखकर उन्हें रोना आ रहा था। आकर्ष ने उन्हें संभाला और बाहर ले गया। पहले उन्हें पानी पिलाया और फिर बाहर ही आराम करने को कहा। वो नहीं चाहता था कि दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी तबीयत और ज़्यादा खराब कर लें। वो वापस सितारा के कमरे में आया तो सितारा अभी भी बेसुध सी लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोल रखी थी और एकटक छत को देखे जा रही थी। गहरी लाल आंखें, जैसे उनमें पानी नहीं खून तैर रहा हो। जिस तरह उसने खुद को नोच रखा था, कोई भी इतने दर्द में तड़प कर पागल हो जाए। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे उसे किसी दर्द का एहसास ही ना हो। लेकिन उस दर्द का एहसास आकर्ष को हो रहा था।
उसका दिल तड़प रहा था उसे उस हालत में देखकर। उन्हें साथ रहते 3 महीने होने वाले थे, लेकिन जो सितारा अब उसके सामने थी वो सितारा उसे पहले दिन वाली सितारा दिखाई दे रही थी, जिसे वो जख्मी हालत में अपने साथ अपनी गोद में उठाकर लाया था। वो बड़े भारी कदमों से उसके पास आया और उसके चेहरे को देखने लगा। बिल्कुल नीरस सा चेहरा, जिस पर सिवाय दर्द की लहरों के अलावा कुछ नहीं था। उसका हाथ पकड़कर वो यूं ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। सितारा ने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ रखा था। क्यों मेरे किए की सज़ा खुद को दी? क्यों मेरे साथ साथ तुमने खुद को भी इतना दर्द दिया? क्यों मुझे तकलीफ़ दिए बिना ही तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी? इतना भी क्या मांग लिया था तुमसे, जो तुमने इनकार करने की बजाय मांगने का हक ही छीन लिया? आकर्ष ने तड़पते हुए उससे पूछा। सितारा की पथराई हुई आंखों में उसकी बातें सुनकर आंसू बह निकले, लेकिन लबों पर एक मुस्कान सी आ गई, जो खुशी से नहीं दर्द से लिपटी हुई थी। जो चीज़ मुझे देने का ही हक नहीं, उसे छीनने का हक कैसे हो सकता है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। तो उसके दर्द से चीस आकर्ष को तो उसके दर्द की टीस आकर्ष को अपने दिल में महसूस हुई। क्यों अपनी ही ज़िंदगी को बेरंग करना चाहती हो? जिस ज़िंदगी को मैं खुशियों से सजाना चाहता हूँ, तुम उन्हें दुखों के रंग में क्यों रंगना चाहती हो? कहा है तुमसे हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सिर्फ एक बार मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश तो करो। रंगों की बात कर ही कौन रहा है? मैं तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं चाहती। पर क्यों? क्या बुराई है मुझ में? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आकर्ष ने बेचैन होते हुए पूछा। उसका सवाल सुन सितारा फीका सा मुस्कुराई। अभी तक उसने एक बार भी आकर्ष की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अब उसने उसकी तरफ चेहरा किया और उसे देखते हुए बोली, चाँद किसे नहीं पसंद होता? आप आसमान में निकले हुए चाँद की तरह हो, जिसकी रोशनी से सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। लेकिन मैं उस चाँद के आसपास घूम रहे तारों की तरह हूँ, जो उस चाँद के आसपास तो रह सकती हैं, लेकिन कभी उस चाँद की हो नहीं सकती। चाँद बेशक अपनी रोशनी मुझे दे दे, लेकिन मेरी रोशनी कभी चाँद का अस्तित्व नहीं बन सकती। हम दोनों के बीच की दूरी कभी भी नहीं मिट सकती। सितारा ने फिर से अपना चेहरा छत की तरफ फेरते हुए कहा। वह मैं तुम्हारा, कोई अंतर नहीं है हम दोनों के बीच, बल्कि हम दोनों के बीच तो बहुत कुछ ऐसा है जो एक जैसा है। कुछ नहीं है एक जैसा सिवाय दर्द के। तारा अब उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोली। तो अब हम दोनों का साथ इस दर्द का मरहम बनेगा? आकर्ष ने बड़े प्यार से कहा। कुछ घाव सिर्फ खुला रखने के लिए होते हैं, मरहम उनके नसीब में नहीं होता, सितारा ने कहा और उठकर बैठ गई। आपने अभी मुझसे कहा था कि अगर मैं ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीना शुरू करूं तो आप जो मैं आपसे मांगूंगी वो मुझे देंगे। उसने बड़ी उम्मीद से आकर्ष को देखते हुए कहा। कुछ भी मांग लेना, लेकिन खुद से दूरी मांगकर मेरी जान मत मांग लेना, आकर्ष ने जवाब दिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोस्त बन जाइए मेरे, सितारा ने कहा तो आकर्ष ने हैरानी से उसे देखा। कई बार हमारा अतीत हमसे इस कदर जुड़ा होता है कि हम चाह कर भी अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ यादें हैं मेरे जहन में जिन्हें मैं खुद से दूर नहीं कर सकती, और उन्हें दूर किए बिना आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ नई यादें सजो भी नहीं सकती। ये नहीं कहूँगी कि आप पसंद नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं आप मुझे। आपको देखती हूँ तो ना जाने क्यों एक सुकून सा मिलता है, जो रूह को एक ठंडक सी देता है, लेकिन उस सुकून पर अपना हक नहीं जता सकती मैं। पसंद को सिर्फ पसंद ही रहने दीजिए, इससे आगे बढ़े तो शायद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ जाएगी, जिसे सुलझाना हम दोनों के बस में ही नहीं होगा। ज़रूरी नहीं प्रेम सिर्फ शादी के रिश्ते में हो, दो दोस्तों के बीच भी प्रेम हो सकता है, लेकिन उस प्रेम को देखने के लिए नीयत और दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। जिंदगी के रंगों में प्रेम का रंग बिखेरना ज़रूरी है, चाहे फिर वो आप एक दोस्त बनकर ही क्यों ना बिखेरें। दूरी आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन करीबी सिर्फ प्रेमिका से ही तो नहीं होती। एक दोस्त बनकर भी मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आप एक प्रेमी बनकर मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन एक प्रेमी के प्रेम को अब मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं मिल सकती। तो क्या आप अपना साथ मुझे एक दोस्त के रूप में नहीं दे सकते? सितारा ने बड़े ही सहज भाव से अपनी बात कहते हुए पूछा। कहीं ना कहीं मेरे इनकार से मुझे भी बुरा लगता है, जाने अनजाने आपको ठेस पहुंचा देती हूँ,
लेकिन फिर सोचती हूँ कोई कैसे जोड़ सकता है किसी और के दिल को जब उसके खुद के दिल पर गहरे ज़ख्म हो। अगर बात मरहम लगाने की है तो क्या हम एक दूसरे के दोस्त बनकर एक दूसरे को मरहम नहीं लगा सकते? आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वादा कीजिए कि आप मेरे करीब सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आएंगे। जो हसीन ख्वाब आप देख रहे हैं वो किसी बुरे सपने में ना बदल जाए, इसलिए उन हसीन ख्वाबों को आंखों में ही बंद रहने दीजिए। मैं आपको और ख़ुद को अब और ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए चलिए दोनों सौदा कर लेते हैं कि एक दूसरे के हम सफ़र नहीं बल्कि साथी बनकर एक दूसरे का दर्द दूर करेंगे। कीजिए वादा कि अब आप कभी मुझे अपना हमसफ़र बनाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद अब मैं आपको मना ना कर पाऊँ और आपकी बात मानना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तब कोई भी कसम और जिम्मेदारी मुझे रोक नहीं पाएगी। सितारा ने अपनी बात खत्म की और चुपचाप आकर्ष की तरफ देखने लगी। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने आकर्ष को अपने दिल की सारी बातें कह दी थी। अब उसे इंतज़ार था आकर्ष के जवाब का, लेकिन आकर्ष ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस दूर खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से हटा और कमरे से बाहर आ गया। उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर सितारा सोच में पड़ गई थी कि वो उसकी बात मानेगा या नहीं। उसकी बात मानकर अपने दिल में से उसके लिए जो फीलिंग है उन्हें निकालेगा या नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर वो दोनों साथ चल नहीं सकते तो क्यों सितारा आकर्ष को अकेले उस रास्ते पर भटकने दे। इसलिए उसने आज खुद के जज्बातों पर काबू रख आकर्ष को ये सारी बातें कही थी। कहानी पर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं मैं इस कहानी को यहीं बंद कर दूं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कहानी पर इसी तरह का रिस्पांस हुआ तो मजबूरन मुझे कहानी बीच में ही बंद करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कहानी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।